नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने में अब लगभग 24 घंटे का समय बाकी है, लेकिन एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उससे पार्टियों में उत्साह भी दिखाई दे रहा है, लेकिन निराशा लगता है अभी तक कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि हर कोई जिसको एग्जिट पोल में जीतता हुआ दिखाया गया है वो कह रहे हैं कि हमने तो पहले ही कहा था, और जिनको हारता हुआ दिखाई दे रहे हैं उनको लग रहा है कि एग्जिट पोल में कोई दम नहीं है, ओपिनियन पोल में कोई दम नहीं होता और हमें इंतजार करना चाहिए चुनावी नतीजों का, यानी फाइनल टैली का। लेकिन इस सब के बीच जिसकी चर्चा करना इस वक्त सबसे अहम है वो है विपक्षी गठबंधन, यानी जिसका नाम INDIA रखा गया। उसको लेकर चुनाव में दिखाई दिया कि किस तरह अखिलेश यादव से लेकर नीतीश कुमार सभी लोगों ने अलग अलग अपने सुर ताने थे और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की थी। अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर कह दिया था कि वो अलग अलग ही रहेंगे, लेकिन अब जैसे जैसे दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी की शायद सरकार बन सकती है छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में नेक टू नेक दिखाया गया है, तेलंगाना में कांग्रेस आती हुई एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है, तो अब शिवसेना, संजय राउत, उद्धव गुट, उनकी तरफ से यह बात आज सामने आ गई है कि अब कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व विपक्षी गठबंधन को स्वीकार कर लेना चाहिए। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जो इसके खिलाफ बयान दे रही है। अखिलेश यादव अपना PDA फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि 23 का ये जो संदेश है या संकेत है वो 24 में मतभेद को लेकर अभी से सामने दिखाई दे रहा है। जरा हम समझने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से कि आखिर पक क्या रही है खिचड़ी विपक्षी गठबंधन में, और क्या अब कांग्रेस और राहुल गांधी को सभी लोग एक मत से 24 के लिए अपना नेता बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे पहले उन बयानों पर नजर डालते हैं जिसकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में है। बहुत सी योजनाएं ये उन्हीं को ढंग से नीचे पहुंचाने का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी फिर शानदार बहुमत प्राप्त करने जा रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 130 सीटों से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। एग्जिट पोल कुछ भी आए, सरकार कांग्रेस ही बन रही है। राजस्थान के अंदर 5 राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं आ रही है। मेरा अनुभव भी है और मेरा दावा भी है, कांग्रेस की शर्मनाक हार होगी, सत्ताविहीन हो जाएगी कांग्रेस, इनके सारे दावे खोखले साबित होंगे। भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ जन आकांक्षाओं के अनुरूप सरकार बनेगी। 6-7 सर्वे हुए हैं, किसी के आंकड़े मिलते जुलते नहीं है ना, और ये है कि हमने लक्ष्य 75 पार का रखा था, हम उसी के आसपास रहेंगे। आंकड़े इन लोगों ने भी दिया है, उनको मिलाकर यदि समीक्षा करें तो स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस की सरकार जारी है और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। हम कोई पार्टी का MLA का जरूरत नहीं है, हम स्वयं हमारा सरकार हम बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी जो 6 गारंटीज दिए एंड जो तेलंगाना डेवलपमेंट मॉडल देश के लिए एक रास्ता दिखाएंगे, इस चुनाव में अच्छा नहीं सरकार बना दे के लोगों का उम्मीद पूरी करने के लिए कांग्रेस पार्टी कोशिश करेगी। कांग्रेस पार्टी के अच्छे दिन आ रहे हैं और आ गए हैं, ये कहने के लिए कोई ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल की जरूरत नहीं। कांग्रेस पार्टी का विजय यानी इंडिया अलायंस का विजय, राहुल गांधी जी की लीडरशिप में। जो भारतीय जनता पार्टी मान रही थी कि तेलंगाना में गेटवे टू साउथ बनेगा बीजेपी का, वो नहीं हो रहा है। जैसे कर्नाटका से भारतीय जनता पार्टी हारी, तेलंगाना के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा रोल नहीं जो है लेने वाले। दूसरी बात, ये जो 3 उत्तर भारत के राज्य हैं, इसके अंदर मिला जुला सा जो है सभी एग्जिट पोल का रुझान है।
तो ये जो अंत में हमने बयान सुना, ये लगता है सबसे ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश भी गए, राजस्थान भी गए, छत्तीसगढ़ भी गए और तो और तेलंगाना भी गए, लेकिन वहां पर कोई टैली उनकी एग्जिट पोल के जरिए बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही। एक अलग ही खेल आम आदमी पार्टी की तरफ से चल रहा है, क्योंकि अगर उनके सोशल मीडिया अकाउंट की बात करें और उसको खंगाला जाए तो उसमें तो सिर्फ इस चुनाव से परे, इस चुनाव से अलग एक सर्वे किया गया जिसमें यह पूछा गया कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए, और पूरी पार्टी आज उसी पर लगी हुई है कि करना क्या चाहिए अरविंद केजरीवाल को। तो कुल मिलाकर ये दोनों तरफ से चीजें हैं जिसको लेकर बात चल रही है। चलिए मैं अपने खास मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ सभी पार्टियों के खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ अर्शप्रीत खड़ियाल जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ कुछ ही समय में स्टूडियो में राजीव जेटली जी जुड़ रहे हैं जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ अशोक यादव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पीयूष जोशी जी जुड़ रहे हैं जो कि पिछले 2 महीने से मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने में आम आदमी पार्टी के उस पर लगता है कि बिजी थे। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक वो खुद को कहते हैं, लेकिन टिकट जिसका मिला वो तो आम आदमी पार्टी का ही था। तो आज ज़रा खुल करके उनसे हम आम आदमी पार्टी का पक्ष लेंगे। और हमारे इस प्रोग्राम में आज पहली बार जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राजकिशोर तिवारी जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं शुरुआत अर्शप्रीत खड़ियाल जी आप ही से करना चाहूँगी। ये जो आपने सबके बयान सुने, संजय राउत से शुरू होकर आम आदमी पार्टी पर जो बयान खत्म हुआ, तो क्या अच्छे दिन आ गए कांग्रेस पार्टी के और बुरे दिन चल रहे थे? ये तो आपने कभी डिक्लेयर ही नहीं किया, ये संजय राउत ने ही आज बताया अभी तक कांग्रेस के बुरे दिन चल रहे थे। देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के लोगों के अच्छे दिन नहीं लेके आ सकी, इनकी इस भारतीय जनता पार्टी के रवैये की वजह से भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन खत्म होने शुरू हो गए हैं। जो इलेक्शन का सेमीफाइनल, उसमें भारतीय जनता पार्टी का वही हाल होगा जो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड का हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी ये चीज जान चुकी है, समझ चुकी है। डिल्यूजन में रहने की इनकी एक आदत है। एग्जिट पोल्स देखिए क्लियरली बता रहे हैं कि तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है। और जहां तक राजस्थान, मिजोरम और एमपी की बात है, वहां पे पोल्स जो है डिफर कर रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे एमपी में डिफर कहां कर रहे हैं? एमपी में तो सबने बताया है कि बीजेपी आ रही है सत्ता में। देखिए ऐसा है, डिफर ऐसा होता है जी, अगर एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की भी सरकार बन सकती है और भारतीय जनता पार्टी की भी बन सकती है, तो दैट मींस दे आर डिफरिंग। एनी हाउ, मैं यहाँ पे चीज कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने तो डिस्पाइट एग्जिट पोल्स ये भी कहा था कि हम कर्नाटका में सरकार बनाएंगे, हिमाचल में सरकार बनाएंगे। हुआ उसका उल्टा था। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, करने कांग्रेस मुक्त चले थे, हो रही है बीजेपी मुक्त हिंदुस्तान में से। और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों की लिस्ट बहुत लंबी है जी। लॉ एंड ऑर्डर पे फेलियर, महिला सशक्तिकरण पे फेलियर, किसानों पे फेलियर, करप्शन पे फेलियर, परिवारवाद पे फेलियर। और जो वादे किए 15 लाख देंगे जी, 15 रुपए इनसे दिए नहीं गए। 2 करोड़ जॉब्स देंगे एक साल में, 2 जॉब्स इनसे दी नहीं गई। डबल करेंगे जी फार्मर्स इनकम 2022 तक, सुसाइड रेट ऊपर चले गए। फिर जी हम दाल, दही, दूध, दही, पनीर, गैस, डीजल, पेट्रोल, क्या क्या के रेट कम करेंगे, वो सारे ऊपर चले गए। तो इस चीज का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना था और ये भुगतेंगे। और साहब बात पता है क्या है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मन की बात तो कर लेती है, लोगों पे थोप देती है, लेकिन लोगों के मन की बात कभी भारतीय जनता पार्टी सुनना। अर्शप्रीत जी एक मिनट सुनिए। ये जो आप एक तरफा बात कर रहे हैं, एमपी को भी तो इंक्लूड कीजिए ना इसमें। अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी लगातार चौथी बार आ रही है, 5वीं बार, तो उसको तो मतलब आप एक तरफा मत कहिए। लेकिन मैं जरा, राजीव जेटली भी आ चुके हैं, वो आपकी इस बयान का और जो आपने एनालिसिस किया उसका जवाब दे। लेकिन मैं इसको एक कदम आगे लेकर जाती हूँ। क्या अब विपक्षी गठबंधन जो कि INDIA बना है, क्या उसमें अब राहुल गांधी को नेता स्वीकारने को लेकर आप लोग बात करेंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही तो इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, तो क्या अब उस पर बातचीत शुरू होगी? आपने कहा राहुल गांधी जी को नेता स्वीकार करेंगे। राहुल गांधी जी नेता थे, नेता है, गठबंधन के नेता। और दूसरी बात, एक मिनट, आपको किसने कहा वो नेता नहीं है गठबंधन में? बताइए। फ्रीज हो रहे हैं आप अर्शप्रीत जी। मैं फ्रीज नहीं जी हो रहा, मैंने आपको सवाल किया, मैंने कहा आपको अच्छा पॉज दे रहे हैं। ओहो ओके, गठबंधन के नेता का मतलब अर्शप्रीत जी, गठबंधन के नेता तो बहुत सारे हैं उसमें, सुनिए तो सही, नेता बहुत सारे हैं उसमें। नेता का मतलब होता है गठबंधन का चेहरा।
जिसको लेकर अभी मार मची हुई थी। तो क्या चेहरा राजीव गांधी के सुपुत्र राहुल गांधी होंगे, इस पर सवाल था सर। देखिए ऐसा है, उसका जवाब भी देता हूं। आपने सवाल बड़ा अच्छा किया, मैंने भी आपसे सीख करके एक सवाल करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका जवाब मुझे नहीं मिला। लेकिन आपकी बात का जवाब देता हूं। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जैसी नहीं है जो डिसीजन थोपती हो दूसरों पे। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, कलेक्टिवली सारे फैसला लेते हैं और बहुत जल्द आपको फैसला बताया भी जाएगा। राजीव जेटली, ठीक है, राजीव जेटली जी ये पूछ लीजिएगा कि जो इनका अलायंस है ना 30+ पार्टीज का, उनमें से कितने के पास एक एमपी और कितनी रजिस्टर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, फिर हमारी बात कर लीजिएगा। अच्छा, तो ये आपने मुझे सवाल बताया, उसी से शुरुआत करूं या जो मेरे पास सवाल था वो पूछूं अब राजीव जी से पहले? नहीं जी, मेरा सवाल पूछ लीजिए, जेटली साहब से अच्छा जवाब दे सकते हैं शायद। ओके, राजीव जेटली दीजिए जवाब। मुझे लगता है मैं आज थोड़ा अलग तरीके से शुरुआत करता हूँ। देखिए, जितने भी प्रोफेशनल कंपनी होती हैं एग्जिट पोल करती हैं, और सभी एग्जिट पोल के अंदर लगभग भारतीय जनता पार्टी को जीतता हुआ दिखाया जा रहा है। लेकिन हम जितनी उम्मीद कर रहे हैं शायद एग्जिट पोल उतनी संख्या नहीं दिखा पा रहा हमें, क्योंकि कई बार एक्सपर्ट भी फेल हो जाते हैं। और इसका इसका अगर मैं उदाहरण दूँ तो कुछ ऐसा है कि आप ये देखिए, सभी एक्सपर्ट ने मिलकर कहा था भारत की विकास दर लगभग 6.7 रहने वाली है। आज सभी एक्सपर्ट के जो आंकड़े थे वो फेल हो गए। भारत ने उस विकास दर को 7.6 करके दिखाया। तो हमने जब इतना लंबा जंप विकास दर पे मारा है, तो आपको क्या लगता है कि जो प्रदेशों के अंदर चुनाव हो रहे हैं उस फैक्टर को जिसने भारत में विकास किया उसको फील नहीं कर पा रहे होंगे? और हमने कभी भी जब सेवा करी है तो ये नहीं देखा कि गौ माता के गोबर में भी भ्रष्टाचार ढूंढा जा सकता है। देखिए, अभी 1300 करोड़ रुपए तो इन्होंने गोबर में घोटाला कर दिया। उसके बाद ये दूसरी बात देखिए, लॉटरी सिस्टम, वहाँ छत्तीसगढ़ की बात करें तो जहाँ पे आपने ओपिनियन पोल देखे होंगे आज से 1-2 महीने पहले के, तो वहाँ छत्तीसगढ़ के अंदर एक तरफा कांग्रेस की सरकार दिखाई जा रही थी। अब जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उस एग्जिट पोल के अंदर लगभग बराबर कुछ जगहों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई जा रही है। मध्य प्रदेश के अंदर ये चर्चा कर दी गई थी, इस तरीके का माहौल बना दिया गया था कि भाई कांग्रेस आ रही है। अब हम देख रहे हैं जिस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं तो उसमें तो 50% भी नजर नहीं आ रही है कांग्रेस हमारे सामने। बनाया था माहौल, तो बनाने वालों में कुछ आपके लोग भी थे ना? नहीं, हमारे लोग क्यों होंगे? हमने तो ये बना रहा था कि बीजेपी की कम सीटें आएंगी, कांग्रेस की ज्यादा आएंगी। मैं कह रहा हूँ चर्चा ओपिनियन पोल के अंदर इस तरीके के आंकड़े आ रहे थे। और वहां पर भी आप देखिए जिस तरीके से अब 150 तक सीटें भारतीय जनता पार्टी की दिखाई जा रही हैं। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी क्लियरली दिखाई जा रही है। अब चर्चा का विषय ये नहीं हो रहा कि किसकी सरकार बनेगी और कैसे बनेगी। सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है तीनों ही राज्यों के अंदर, और हम तेलंगाना के अंदर भी मजबूती से आने वाले हैं। अब इशू यहाँ पर यह है कि मुझे लगता है आपको डिबेट करनी चाहिए थी कि अब भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री कौन होंगे। सब्जेक्ट हमारा शायद आज ये होना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं इस बात को मान चुकी है कि तीनों राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी क्लियरली अपनी सरकार बना रही है। अब बात आती है प्रधानमंत्री जी की। अभी आपने राहुल गांधी जी का विषय उठाया उनसे कि क्या आप उनको एक्सेप्ट करते हैं एज ए अपना नेता। तो ये प्रश्न भी मुझे लगता है कांग्रेस से ही बनता। आपने उन्होंने बोला कि आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, क्योंकि कांग्रेस के ही नेता कहीं ना कहीं दूरी बनाते हुए नजर आते हैं। कोई भी इनका ऐसी स्टेट लीडरशिप बताइए जो कहती हो कि राहुल गांधी मेरे राज्य के अंदर आकर के प्रचार करें। और एक बार भी जब भी हम बात करते हैं कभी प्रधानमंत्री जी के सामने कि प्रधानमंत्री के सामने कौन सा चेहरा होगा, तो बताइए कांग्रेस पार्टी का एक भी प्रवक्ता बोल दे कि राहुल गांधी होंगे? ये नहीं बोलते हैं। वो कह रहे हैं, उन्होंने यही सवाल किया कि कलेक्टिव लीडरशिप में वो बिलीव करते हैं, जबकि आपकी पार्टी थोपती है। कलेक्टिव लीडरशिप तो फिर उस तरीके की हुई जिस तरीके से सचिन पायलट जी ने बताया कि हमारे प्रदेश के अंदर कैसा भ्रष्टाचार चल रहा है, और इन्हीं के मुख्यमंत्री जो थे अशोक गहलोत जी, उन्होंने सचिन पायलट जी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए। कलेक्टिव लीडरशिप इस तरीके की, सिंहदेव कहते हैं कि जो बघेल साहब हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अगर इसको कलेक्टिव लीडरशिप कहते हैं तो मुझे लगता है फिर हमारी तो कहीं रोल ही नहीं रह गया। भ्रष्टाचार के घोटाले तो इनकी अपनी सरकार कर रही है। मैं इस पर आती हूँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो सबसे ज्यादा पीडीए की बात कर रही है वो हमारे साथ हैं, और पीयूष जोशी वो साथ हैं। लेकिन मैं इसमें जरा डिबेट में राजकिशोर तिवारी जी को लेकर आना चाहूंगी। राजकिशोर जी, अभी तो खैर जाहिर तौर पर 24 घंटे सबको इंतजार करना ही चाहिए, लेकिन उस बीच में जो सुगबुगाहट संजय राउत ने अपना बयान देकर शुरू कर दी है कि 24 को लेकर अब राहुल गांधी और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होगी, और उसको लेकर तो ये ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ये सब, आपको लगता है कि अब ये वक्त आ गया है कि कांग्रेस पार्टी को ही अब ये लोग स्वीकार कर लेंगे? देखिए रीमा जी, इसमें दो चीजें बहुत स्पष्टता से समझनी पड़ेगी। पहले संजय राउत को ये बयान क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि संजय राउत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के साथ, शिवसेना थी उसके साथ रहे हैं, और वो बीजेपी से बुरी तरीके से मात खाए हुए हैं, चाहे वो गठबंधन को लेकर हो चाहे सरकार को लेकर हो।
और दूसरी बात यह है कि वो एक होता ना कि अभी उनको जेल की भी हवा खानी पड़ी थी, इसके लिए जो सरकार पर वो काफ़ी आरोप लगा रहे थे। और एक बात समझनी होगी, शिवसेना ना ममता बनर्जी है ना ही अखिलेश यादव है, क्योंकि शिवसेना को हमेशा किसी न किसी बैसाखी कह लीजिए या किसी न किसी सहयोगी की जरूरत थी। बैसाखी शायद उचित शब्द ना हो, लेकिन किसी सहयोगी की जरूरत उनको हमेशा पड़ी। वो अपने दम पर कभी भी सरकार बनाने की हैसियत में नहीं थे। कभी भारतीय जनता पार्टी होती है, कभी कांग्रेस या एनसीपी होती है। सपा प्रमुख के साथ ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव अपने दम पर सरकार बनाते रहे, वो अपने आप में नेता रहे। अच्छा, फिर बाल ठाकरे का युग भी समाप्त हो चुका है। तो इस समय शिवसेना अपने अस्तित्व के संकट से गुजर रही है। जो हिंदुत्व का उनका जो प्लैंक होता था, जो ज्यादा रेडिकल हिंदुत्व था कि बाबरी मस्जिद या विवादित ढांचा किसने गिराया, वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगते थे, विश्व हिंदू परिषद के ऊपर आरोप लगते थे, या शिवसेना ऐसा दल होता था कि वो आगे जाकर उसको क्लेम करता था। अभी शिवसेना अपने आइडेंटिटी के संकट से गुजर रही है, तो उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस में ही वो संभावनाएं नजर आ रही हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी का राज समाप्त हो, उसके बाद उनकी वहां पर महाराष्ट्र में फिर से वापसी हो सके और वो सत्ता में फिर से आ सके। लेकिन अखिलेश, ममता या नीतीश के साथ जो ज्यादा बड़े सहयोगी हैं वो लालू यादव हैं, मतलब तेजस्वी यादव आप कह सकते हैं, आप वहां पर हैं। तो ये जो एक फर्क है, आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी को भी समझना पड़ेगा, आपसे मेरा आशय है किसी को समझना पड़ेगा। संजय राउत की ये पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, लेकिन वाकई क्या ये बड़े दल इनको इस तरीके से घुसते थे? क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो अखिलेश यादव ने अपने 2 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार वहां उतारे हैं, ये देखना पड़ेगा। ममता बनर्जी क्या उस तरीके से, ममता बनर्जी जिस तरीके से एक राज्य पूरा जीत कर आ रही है, क्योंकि देखिए अभी चेहरे की भी बात आ रही थी। मैं एक बड़ा क्योंकि अभी अर्शदीप जी से आप जब बात कर रही थी तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से आपसे पूछा था, वो समझ नहीं पा रहे थे चेहरा। तो चेहरा वो होता है, मैं इसलिए यहाँ चेहरा लाना चाहता हूँ कि संपर्क की अगर अध्यक्ष सोनिया गांधी होती थी तो वो चेहरा होती थी। इसी तरीके से एनडीए के चेयरमैन अटल बिहारी वाजपेयी होते थे तो होते थे, नरेंद्र मोदी एनडीए के अगर चेहरा है तो हैं। उसी तरीके से क्या चेहरा कोई निकल कर आ रहा है? तो ये मेरे ख्याल से चेहरे की शायद परिभाषा ये होती गठबंधन को लेकर। और राहुल गांधी ने इधर बहुत मेहनत की है, उनका काफी उन्होंने नेता शब्द का यूज किया। हाँ, तो नहीं, आपने चेहरा कहा था ना, नेता से चेहरा पे आप ले गए थे, तो मैं तो आपका चेहरा, दरअसल आपने इतनी मासूमियत से चेहरा कहा था कि मुझे देख के लगा कि इसमें थोड़े बात मासूम लगते हैं। तो उन्होंने काफी काम किया था। तो अर्शदीप आप भी, हम बीजेपी जैसे नहीं है जी, मासूम ही है हम तो। चलिए मैं बात अपनी खत्म करूं। मासूमियत के साथ मैं तो कह रहा हूं मासूमियत से आपने बात की तो मैं भी उसी मासूमियत से जवाब दे रहा हूं आपको। तो चेहरा इसको कहते हैं अर्शदीप जी। और दूसरी बात यह है कि चेहरा या नेता, चेहरा प्रयोग ही नहीं हुआ। अच्छा, तो नेता, चलिए फुल फ्रेम में रखिए सभी गेस्ट को जरा। चलिए नेता, चलिए मुझे लगता और कोई भारत जोड़ो यात्रा जैसी यात्रा निकाल करके दिखा दे साहब, मैं नेता मानूंगा आपको। मैं कहता हूँ इतनी बड़ी यात्रा छोड़े, उसका 10% निकाल के दिखा दे, 25 किलोमीटर चल के दिखा दे, मैं नेता मानूंगा आपको। बताइए कौन है बीजेपी में? मतलब नेता समझने के लिए और मानने के लिए 25 किलोमीटर चलना अब ये क्राइटेरिया है क्या? जो यात्रा में सिर्फ 25 किलोमीटर चला गया है। तो खड़गे जी ने कौन सी यात्रा निकाली सर? रुकिए ना अर्शप्रीत जी, खड़गे जी ने कौन सी यात्रा निकाली? प्रियंका गांधी वाड्रा कौन सी यात्रा पर निकली है? खड़गे जी ने कौन सी, वो नेता नहीं है क्या? चेहरा और नेता में फर्क होता है ना अर्शप्रीत जी, आप समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा। पहले तो मैं आपको बता दूं, इन इलेक्शंस में जहां पे कांग्रेस मेजॉरिटी स्टेट्स जीतेगी, इसमें यात्रा का भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। भारत जोड़ो यात्रा का, राहुल गांधी जी की कंट्रीब्यूशन का, प्रियंका जी की कंट्रीब्यूशन का, खड़गे साहब की कंट्रीब्यूशन का। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी बात करती है, कांग्रेस तो ये बात पहले बोल देनी चाहिए थी इलेक्शन से। राजकिशोर जी कुछ कह रहे हैं, एक मिनट रीमा जी, आप ही की बात पर वो जवाब दे रहे हैं। रीमा जी, आप ही की बात पर जवाब दे रहे हैं। रीमा जी, चूंकि आपका शो है इसलिए आपकी इजाजत लेकर मैं बोलूंगा। मैं अभद्रता नहीं करूंगा कि बीच में बोलना शुरू कर दूं, तो आपकी इजाजत है इसलिए मैं आगे बोल रहा हूं। पहली बात यह है कि यात्रा के लिहाज से अगर देखा है तो जब पिछला चुनाव हुआ था तो दिग्विजय सिंह ने सपत्नी पूरे मध्य प्रदेश की यात्रा की थी। और यात्राओं का इस देश में लंबा चौड़ा दौर रहा है। भूदान आंदोलन में विनोबा भावे ने यात्रा की थी, चंद्रशेखर जी ने पूरे देश की यात्रा की थी। और तब इतना मीडिया, इतना कैमरा और इस तरीके की सुविधाएं, ये बसें भी नहीं होती थी। तो यात्राओं का दौर बहुत लंबा रहा है। और जिस पार्टी से आते हैं राजीव जेटली जी, उनके भी नेताओं ने यात्रा की थी। इवन वाईएसआर जब आंध्र प्रदेश में थे तो वाईएसआर ने तो पूरा आंध्र प्रदेश मत डाला था। तो यात्रा बहुत लोग करते रहे और पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को यात्राएं हमेशा, कभी कोई रथ यात्रा करता है, कभी कोई पैदल यात्रा करता है। तो यात्राएं अपनी जगह है। नेता सिर्फ यात्राओं से अगर बनता हो, पद यात्राओं से बनता हो, तो हम मैराथन धावक को दौड़ा देते हैं और उसके पीछे जनता को पीछे कर देते। तो नेता होना और यात्रा होना दोनों। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं,
कि राहुल गांधी की यात्रा ने राहुल गांधी की बहुत मदद की है उनकी छवि सुधारने में, कांग्रेस को भी बहुत, चूंकि तेलंगाना में अगर कांग्रेस को अगर उसका फायदा मिलता दिखाई पड़ रहा तो उस यात्रा का भी बहुत ज्यादा योगदान है। लेकिन सिर्फ एक बात के पास भी जाना है, लेकिन आप बार बार नहीं, 10 सेकंड में आप बोलिए, फिर मैं अशोक यादव जी के पास जाऊंगी। 10 सेकंड। हाँ, मैं तो जो साहब मुझसे पहले बोल रहे थे, मैं तो राजकिशोर तिवारी जी नाम है उनका। तिवारी साहब जब बोल रहे थे, तो जब भाजपा की बात करते ना साहब आप, तो यात्रा आपने शब्द गलत उसका प्रयोग किया, आपको कहना चाहिए था कैंपेन मोड पे रहते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी। दरअसल दिक्कत खड़ियाल साहब ये ना कि आप लोग जितना मीडिया को समझाने में लग गए ना, उतना आप अपने मुद्दों पे समझाने में लोगों को लगे तो ज्यादा बेहतर होगा। भाषण दे रहे थे आप, परमिशन पे भाषण दे रहे थे, आप जो कह रहे थे उसको खुद ही फॉलो कर लीजिए साहब, हमें भाषण टाइम दे दीजिए साहब। सुन लीजिए, एक बात मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो मिनिस्टर्स हैं, जो मोदी साहब है, प्राइम मिनिस्टर है और सीनियर लीडरशिप है, वो कैंपेन मोड पे रहती है। इनकी एक्सपर्टीज है एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड कैंपेन। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की कोई एक्सपर्टीज नहीं, और उसका खामियाजा अर्शप्रीत जी 10 सेकंड हो गए, 10 सेकंड हो गए। राजीव जेटली पर आऊं, लेकिन 1 मिनट, आपने सुना ही नहीं राजकिशोर तिवारी ने क्या कहा, आपने सुना नहीं। उन्होंने तब की बात कही, लाल कृष्ण आडवाणी की यात्रा की जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी। उन्होंने चंद्रशेखर जी की बात की जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने। उन्होंने विनोबा भावे की बात कही। आप बीजेपी इलेक्शन मोड में रहती है, आप आज के बीजेपी की बात कर रहे हो। उन्होंने तो पुराना इतिहास बताया ना सर। अर्शप्रीत जी सही से सुनिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, सही से सुन लीजिए ना। उन्होंने पुराना इतिहास बताया, उन्होंने आज की बीजेपी की बात की ही नहीं थी। उन्होंने मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी की अपनी यात्राओं की बात की थी। तो मैंने कब कहा उन्होंने उनकी बात? आप कह रहे हैं आज बीजेपी के मंत्री सब इलेक्शन मोड में रहते हैं, बीजेपी पार्टी इलेक्शन मोड में बिल्कुल रहते हैं। तो आज की बीजेपी की बात नहीं हो रही थी ना सर, वो पुराना इतिहास बता रहे थे। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। अच्छा रुकिए, अब आगे बढ़ लेते हैं। एक सेकंड, आगे बढ़ते हैं। ये बात कही थी, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स अब जहाजों में यात्रा करते हैं जी। अब वो 24/7 एयरबोर्न रहते हैं, कैंपेन करने के लिए जाते हैं, एडवर्टाइजिंग करने के लिए जाते हैं। राजीव जेटली जवाब देंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ओके राजीव जेटली, ओके नहीं हाँ बिल्कुल सही कहा इन्होंने। हम पैदल भी चलते हैं, हम हवाई जहाज में भी चलते हैं, हम ट्रेन में भी चलते हैं। हमने एयरपोर्ट बनाए तो इसलिए हवाई जहाज में चलते हैं, क्योंकि हमने ट्रेनों का विस्तार कर दिया है, बड़ी बड़ी पटरियां बनाई है, हजारों किलोमीटर की पटरी बना दी है, इसलिए हम ट्रेन में भी चलते हैं। और हम हर उस वाहन पे चलते हैं जिस वाहन का अभाव इस देश के अंदर देखा गया था। और हम कहते हैं कि क्यों ना चलें, हमारा किसान भी ट्रेन में चलना चाहिए, हमारा किसान भी प्लेन में चलना चाहिए, सभी लोगों का अधिकार है। जो लोग खाली हैं, जिनके डब्बे के अंदर कोई सामान नहीं है, उसे बेचने के लिए निकलना पड़ता है, उसे मेहनत करनी पड़ती है और बताना भी पड़ता है। बताइए अब क्या बताएंगे? अगर आप देश में यात्रा करेंगे तो क्या क्या बता करके निकलेंगे? अपने प्रदेशों का भ्रष्टाचार, अपना पूर्व में हुआ भ्रष्टाचार, आप खुद अपनी सफाई देते फिरेंगे। इसीलिए मैं कह रहा था कि जो विकास की दौड़ है, विकास की दौड़ में सभी लोगों को भागीदार बनना है। अभी हमने कल्पना भी नहीं करी थी कभी आपने सोचा था हम इस भारत को विकसित भारत की डेफिनेशन देंगे? हम कभी कल्पना करेंगे हमारा भारत भी विकसित भारत हो सकता है? हमने हमेशा विशाल विकासशील शब्द के साथ अपनी राजनीति करी और गरीब शब्द अपने साथ ऐसे जोड़ करके रखा कि अगर गरीब इरेडिकेट हो गया, खत्म हो गया, तो हमारी राजनीति भी खत्म हो जाएगी। और हमने कहा कि गरीबी दूर करेंगे ताकि कांग्रेस का जमीन से सफाया हो जाए। और कांग्रेस का जमीन से सफाया तभी होगा जब हमारे देश से गरीबी पूरी तरह से गायब हो जाएगी, जब झुग्गियों के अंदर रहने वाले व्यक्ति को डरा करके नहीं रखा जाएगा। अशोक यादव जी, पूरी डिबेट में आपने सुन लिया, अखिलेश यादव लगातार पानी पी कर जिसको कोस रहे थे, और वो एक बजे तक रात को इंतजार कराना, उसके बाद चिरकुट से लेकर घटिया और धोखेबाज पार्टी जिसको कहा गया। क्या उनके नेता वर्सेस चेहरा, अर्शप्रीत जी के उसमें नेता, मेरे कहने में चेहरा, उनको अब माना जाएगा राहुल गांधी को क्या गठबंधन का पूरा सर्वे सर्वा? देखिए रीमा जी, ये चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं कि अभी इंडिया गठबंधन का कोई चेहरा डिसाइड नहीं हुआ है, अन्यथा कोई नेता डिसाइड हुआ है। वही तो कह रहे हो, डिसाइड होगा तो राहुल गांधी को आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? अब वो भविष्य की बात है रीमा जी कि कौन चेहरा बनेगा। अब तो बैठक होगी, बैठक में जो भी सारे दलों का जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, उसके बाद डिसाइड होगा कि कौन इस इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा, नेता कौन होगा। तो ये सारी चीजें अभी भविष्य के गर्त में, अभी से हम कैसे कह दें कि राहुल गांधी जी हमारे नेता होंगे, इंडिया गठबंधन के हमारे चेहरा होंगे? अभी ये सारी चीजें भविष्य के गर्त में छुपी हुई, अभी इस चीज का हम अभी नहीं डिसाइड कर सकते। लेकिन गठबंधन में आप है या नहीं है, ये तो डिसाइड करेंगे ना। बिल्कुल, गठबंधन में समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से गठबंधन को
इंपावर करने के लिए प्रयास भी करेगी, क्योंकि जिस तरह की चीजें आप इंडिकेट कर रही हैं, जिस तरफ आप बता रही हैं, उस तरह के जो नेता हैं, चाहे आदरणीय कमलनाथ जी हो या आदरणीय अजय राय जी हो, इस तरह के जो उनके वार्तालाप हुए उस दौरान, उस समय जो अहंकारी भाषा का इस्तेमाल लोगों ने किया, उस अहंकारी भाषा से आहत होकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस तरह की बातें बोली। खैर बीती तारीख की सारी आगे की सुधले, वो चीजें खत्म हो गई। समाजवादी पार्टी अपने मन में कोई मलाल नहीं रखती। ठीक है, तो बात खत्म है, मतलब ठीक है, वो बुला दिया गया। यही तो मैं सुनना चाह रही थी ना, कि आप वो उसको बुला रहे हैं या आगे लेकर चल रहे हैं, तो बात खत्म है कि वो एक तरीके से गिमिक था जो चुनाव में एक तरीके से दिखाया गया। बात खत्म है, अब चुनाव के नतीजे आते ही। चलिए पीयूष जोशी जी, आम आदमी पार्टी कहाँ खड़ी है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, आम आदमी पार्टी वहां खड़ी है जहां पे उसकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी डिसाइड करेगी। नहीं, वोट किसके काटे हैं आपने? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसके वोट काटे हैं आपने? क्योंकि सीट तो आती हुई दिख नहीं रही है। आम आदमी पार्टी ने अपनी जमीन तैयार करने का काम किया है, अपनी बीजारोपण का काम किया है, अपने खाद और पानी डालने का काम किया है, और भविष्य में पैदा होने वाले अपने वृक्ष को लगाने का काम किया है, जो कि एक बहुत फलदार वृक्ष बनने वाला है, जैसा दिल्ली में है और पंजाब में है। तो आम आदमी पार्टी ने जो काम किया है वो आपके सामने है। अब रही बात की लोकसभा चुनाव के गठबंधन को लेकर, इंडिया गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति रहेगी? आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता काफी डिसिप्लिन कार्यकर्ता है। जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी अरविंद केजरीवाल जी, राघव चड्ढा जी, आतिशी जी मिलकर डिसाइड करेंगे, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी डिसाइड करेगी, वो हम लोग मानेंगे। हमें पूरा विश्वास है उनकी बुद्धिमत्ता पे, हमें पूरा विश्वास है उनकी कैपेबिलिटीज पे। तो वो बात जब होगी, जब पीयूष जी आप उस बात को आगे लेकर चलेगा, ये मेरा सवाल नहीं था। आप क्योंकि मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, मेरा सवाल ये था, मध्य प्रदेश में कहाँ खड़े हैं आप? एग्जिट पोल में तो कहीं नहीं खड़े हुए। तो इतनी मेहनत जो की गई, अरविंद केजरीवाल ने वहां जाकर कहा कि मुझे गिरफ्तार करने वाले हैं, मुझे जेल भेजने वाले हैं, मैं अंदर से सरकार चलाऊं जेल के या बाहर से चलाऊं, जो पूरा एक इमोशनल उन्होंने गेम वहां पर खेला, भगवंत मान से लेकर तमाम लोग वहां मौजूद थे। उस धरती पर आप कहाँ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, एक बहुत अच्छा दोहा है, आपने भी सुना होगा, कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा रूता है फल हो। तो आप क्यों चिंता कर रहे हो कि आम आदमी पार्टी कहाँ खड़ी है? आम आदमी पार्टी जहां खड़ी है 3 तारीख को पता पड़ जाएगा। रही बात एग्जिट पोल की, तो एग्जिट पोल वो उस तरीके की एग्जिट पिल है जो थोड़ा सा एंग्जाइटी रिड्यूस करने का काम करती है अलग अलग राजनीतिक दलों का। अल्टीमेटली हमने देखा है कई बार एग्जिट पोल्स, और काफी क्लोज कॉन्टेस्ट है कई सारे एग्जिट पोल्स में मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, ये बात हम भी जानते हैं। पर आम आदमी पार्टी की राजनीति जो है वो आम आदमी की मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी हुई राजनीति है, वो जनता तक ले जाने का काम किया है। जनता से हमें काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। 3 तारीख को पता पड़ जाएगा कि क्या रिजल्ट आता है। यदि जनता को लगता है कि और मेहनत करना है तो हम लगातार और मेहनत करेंगे। उससे हमें तो कोई क्लेश नहीं है, ना हमें कोई मन में गुरेज है किसी प्रकार का। हमने काफी मेहनत करी, अच्छे से मेहनत करी है, ईमानदारी के साथ में मेहनत करी है, पूरी क्षमता के साथ में मेहनत करी है, दृढ़ता के साथ में मेहनत करी है। अब जो होना होगा सो होगा, उसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। हम जानते हैं कि नींव के पत्थर बनने का काम करना पड़ता है, तो हमने किया है, और उसके ऊपर एक भव्य इमारत खड़ी होगी, आगे भी खड़ी होगी। ठीक है राजकिशोर जी, ये जो आपने यहाँ पर बात सुनी, अशोक यादव जी वो एक बीच का रास्ता ले रहे हैं, भविष्य के गर्त में क्या है उसको लेकर अभी कुछ पता नहीं है। पीयूष जोशी जो अपने नींव का पत्थर आम आदमी पार्टी का साबित कर रहे हैं, जब अभी क्योंकि अब तो 4 से 5 महीने का ही वक्त बाकी है 2024 के लिए, क्या जनता के बीच में जो संदेश इस चुनाव से दिया गया कि कांग्रेस पार्टी ही हम सबकी दुश्मन है और उसी के खिलाफ सब लोग खड़े हैं अलग अलग सुर में, उस जनता के बीच ये मैसेज अब क्लियर हो जाएगा कि ये सब एकजुट है, या फिर कि जनता को एक बार फिर से हम कहेंगे कि वही गिमिक देने की कोशिश होगी? देखिए रीमा जी, जब भी कोई बहुत ताकतवर दल होता है, ऐसे कांग्रेस ने इस देश में लंबे समय तक राज किया, तो कांग्रेस के सामने जब एक गठबंधन खड़ा हुआ तो उसमें एक एंटी कांग्रेस न्यूक्लियस होता था। उस नाभिक के इर्द गिर्द तमाम दल अपने वैचारिक आग्रहों को और पूर्वाग्रहों को छोड़कर उसके साथ में जुड़ते थे। उसी तरीके से जब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बहुत ताकतवर दिखाई पड़ रहा, जैसे इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस दिखाई पड़ती थी, तो उसके समय में क्या उस तरीके का कोई न्यूक्लियस बन पा रहा है? कांग्रेस उस तरीके का एंटी बीजेपी न्यूक्लियस क्या बन पा रही है? मूल प्रश्न यहां पर यह है। धीरे धीरे कांग्रेस को जैसे जैसे सफलता मिलनी शुरू हुई तो संजय राउत का बयान जरूर आया, लेकिन मैंने संजय राउत महाराष्ट्र की स्थिति की बात अलग की, लेकिन अखिलेश यादव क्या अपनी उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां पर 80 संसदीय सीट आती हैं, अगर कहा जाता है उत्तर प्रदेश के बारे में कि प्रधानमंत्री के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर अगर कोई होता है तो 80 सांसदों के साथ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी हैं, जिनकी अपनी एक जमीन है, जो अपने बूते कांग्रेस से अलग हटके, कांग्रेस से विद्रोह करके, बगावत करके उन्होंने लेफ्ट के पुराने
3.5 दशक पुराने किले को ढहा दिया अपने बूते पर। तो क्या वो सोनिया गांधी, देखिए कद का बहुत फर्क होता है। राहुल गांधी धीरे धीरे, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपनी ये भारत जोड़ो यात्रा की, उस दौरान उनको काफी लोकप्रियता मिली और कुछ उसका फायदा भी होता दिखाई पड़ा। लेकिन क्या वो अभी इतना बड़ा फिगर बन गए हैं कि जिस तरीके से सोनिया गांधी ने 2003 में लोगों के यहाँ जाकर लोगों से मिलकर रामविलास पासवान के घर जाना, इनके घर जाना, सबके उन्होंने एक गठबंधन खड़ा किया। अटल बिहारी वाजपेयी के सामने उस समय उस तरीके की बात नहीं आती थी। और अभी जो राजनीति हो गई उसमें देखिए राज्यों में छत्रप अलग तरीके से मजबूत हो गए। उस तरीके के नेता भी राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, अपने अपने राज्य में अपने अपने पॉकेट में ही है। पहले राज्यों से राष्ट्रीय क्षितिज पर बहुत ज्यादा नेता उभर कर आते थे। अभी इस समय कांग्रेस के पास भी अगर आप बात करना शुरू करें तो कांग्रेस के पास उस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग हो, उस तरीके का कोई नेता नजर नहीं आता है। राहुल गांधी, चूंकि गांधी परिवार कांग्रेस का तो न्यूक्लियस हो सकता है, लेकिन क्या वो एंटी बीजेपी न्यूक्लियस कांग्रेस बन पाएगी? ये मुझे कम से कम इस चुनाव से तो संदेश जाता नहीं दिखाई पड़ा है, आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। अर्शप्रीत जी, डीके शिव कुमार का बयान आज सुबह से चल रहा है, आपने भी देखा ही होगा। उनसे पूछा गया कि क्या कर्नाटका तैयार है, तो उन्होंने कहा अगर पार्टी आलाकमान कहेगा विधायकों को संभालने की जिम्मेवारी दी जाएगी तो हम संभालेंगे। तो क्या ये नौबत आ गई है? और ये किस राज्य की बात हो रही थी, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में या एमपी में? कहा कि विधायकों को रिजॉर्ट में अब रुकवाने की तैयारी हो रही है? देखिए ऐसा है, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने अपने बहुत सारे मुख्यमंत्री एक ही सूबे में बार बार रिप्लेस किए, किसी को 1 साल बाद, किसी को कुछ महीनों के बाद। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये सवाल होना चाहिए जो आप सवाल मुझे ही कर रहे हैं। अरे सर, आज आपने मतलब पूरा तैयारी कर ली है, जो सवाल आपसे करूं वो बीजेपी से करना चाहिए, तो आप किस लिए हो आज यहाँ पर? कर्नाटका, एक सेकंड, आज डिबेट आप नहीं, वही तो मैं जानना चाह रही हूँ। डिबेट एग्जिट पोल पे कर्नाटका में, बताइए। कर्नाटका के अगर डिप्टी सीएम एक बात कह रहे हैं इन सब चुनावों को लेकर कि हम विधायकों को रखने के लिए यहाँ पर तैयार है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और एमपी के, तो फिर ये कर्नाटका की बात हो रही है या इन स्टेट्स की बात हो रही है? एक बात कही थी मोदी साहब ने भी हाल ही में एक बात कही थी और राजस्थान में कही थी कि कमल का बटन दबाओ, जैसे कांग्रेस को फांसी लगा रहे हो। कंडेम आप भी कीजिए और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी करे, क्योंकि ये डेफामेटरी, डेरोगेटरी, डिस्क्रिमिनेटरी तो है ही है। इसके लिए चुनाव आयोग बनाया गया है देश में, उसके लिए हम लोग नहीं है। चुनाव आयोग इसी काम के लिए बनाया गया है। आप सवाल कर रहे हैं ना, आप सवाल कर रहे हैं, एक लीडर के बयान पे डिप्टी सीएम को कोट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री साहब को भी कोट कर दीजिए एक दफा, और अजीत जेटली जी को पूछ लीजिए, उनके हक में खड़े हैं जो उन्होंने बयान दिया कि उसके खिलाफ खड़े हैं। और दूसरी बात पूछ लीजिएगा, जो हमारे लीडर्स के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं, कभी सदाम कहते हैं, कभी डायन कहते हैं, कभी रेनकोट पहन के नहाना कैसे कहते हैं, विदेशी ताकतों का मोहरा कहते हैं, जर्सी गांव कहते हैं, और बहुत चीजें। कांग्रेस की ये कौन सी विधवा है? भारतीय जनता पार्टी को क्या कभी नोटिस मिले हैं? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कभी डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ है? कोई सजा मिली है इनको? भारतीय जनता पार्टी दोहरे मापदंड कब? अर्शप्रीत जी, ये गलत फोरम पर आप इस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं। इसके लिए आपको एजेंसियों से लड़ना चाहिए, कोर्ट में लड़ना चाहिए, आयोग से लड़ना चाहिए। इसमें मीडिया के डिबेट में लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा आपको। इसके लिए आपको चुनाव आयोग से लड़ना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट से लड़ना चाहिए या फिर अदालतों का दरवाजा खटखटाना चाहिए। आपको नहीं कह रहा हूं, आप अपने आप की क्यों ले रहे हैं? मैं तो बीजेपी को कह रहा हूं, जेटली साहब को कह रहा हूं। आप ऐसी खामखा अपने आप पे ले रहे हैं। आपके लिए नहीं है मैडम, ये बीजेपी के लिए पहले सुन लीजिए। दूसरी बात, राजस्थान में ना बीजेपी एमपी है जिन्होंने किसानों को टेररिस्ट कहा। मुझे जेटली साहब ये बता दें कि उनके खिलाफ एक्शन कब तक हो जाएगा, ये बता दें। अभी तक हुआ नहीं, 2 साल हो गए हैं, कब तक हो जाएगा? इतनी बात बता दें। उनको उतारा क्यों नहीं गया, ये बात बता दें। तीसरी बात बता दें मुझे कि कास्ट सेंसस जो है 2 टर्म्स होगी भारतीय जनता पार्टी को। ये भी एक वन ऑफ द बिगेस्ट इशू स्टार्ट किया मैंने, टेस्ट कास्ट सेंसस। और भारतीय जनता पार्टी की 2 टर्म्स के बावजूद, 10 सालों के बावजूद इनसे कास्ट सेंसस क्यों नहीं हुआ? ये चीज का एक जवाब दे दो। और दूसरा ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी कास्ट सेंसस के फेवर में है या इसके अगेंस्ट है, क्योंकि जब इन्हें पूछा जाता है कि आप कब जब ये ना वादे कर देते हैं उसके बाद डिलीवर करना भूल जाते हैं। पहले इन्होंने वादा किया कि हम कम्युनिटीज को एम्पावर करेंगे, मुद्दा है। चुनावी कैंपेन खत्म हो गया है, चुनाव खत्म हो गए हैं, 2024 का सबको इंतजार करना चाहिए इन सब मुद्दों पर जनता के बीच जाने के लिए। लेकिन मेरा सवाल आपसे फिर वही है, कौन से विधायक है जिनको कर्नाटक के रिजॉर्ट में रखने की तैयारी हो रही है? कौन से विधायक है? देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछता हूं। अरे सर, कांग्रेस के विधायक कौन से? डीके शिव कुमार अभी तक कांग्रेस में है, बीजेपी में नहीं गए, उनका बयान है ये।
तो मोदी साहब भी भारतीय जनता पार्टी में है ना अभी? जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब तो ले लीजिए आप, कि कमल का बटन दबाएं और कांग्रेस को फांसी लगाएं, ये कहना ठीक है ऑन रिकॉर्ड बिग प्राइम मिनिस्टर? क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए? राजीव जेटली चुनाव आयोग आप चला रहे हैं क्या? जवाब दीजिए। ये चुनाव आयोग का मामला भी आप ही हत्या कर रहे हैं क्या? ओके राजीव जेटली, देखिए मैं इनकी सुनिए अब जवाब तो सुनिए ना। मैं ओवरलैपिंग क्यों नहीं कर रहा हूँ, आप समझिए इस बात को। मैं इनके बीच में भी नहीं बोल रहा हूँ, उसके पीछे एक मुख्य वजह है। इससे एक बात का अंदाज़ा लग रहा है कि जो एग्जिट पोल के अंदर जो फिगर दिखाई गई है, जो मैंने आपको सबसे पहले शुरुआत में भी कहा, उसमें बहुत ज़्यादा सीटें हमारी बढ़ करके आने वाली हैं। देखिए, जब भी कोई पार्टी का प्रवक्ता अपनी डिबेट में जाता है तो उसको बताया जाता है कि हाँ हम जीत रहे हैं और आपको भविष्य के बारे में बात करनी है। अगर उनको लगता है कि हमारा जो पार्टियाँ हैं, हमारा पूरा कम से कम क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी करने वाली है और हमारे पास अब कुछ बोलने के लिए रह नहीं गया है, तो उस वक्त पे क्या होता है कि एक पूरी लिस्ट बना के दी जाती है कि अब आपने जाना है, डिबेट किसी भी विषय पर हो, आपने अपनी एक बात को रखना है और उसको ड्रिल करने की कोशिश करनी है। मैं तो एक ही बात बोलना चाहता हूँ, देखिए अगर आपने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार ना किया होता, आपने 1300 करोड़ रुपए का गोबर में घोटाला ना किया होता, आपका किसान सुनिए आपका राजस्थान का, सुन तो ली मेरे भाई, सुनिए तो सही एक बार, आपका हम कितनी स्टेट जीत रहे हैं? हम 3 तो बोल ही रहे हैं, अपने मुंह से बोल रहे हैं। 3 में तो हम मुख्यमंत्री पर डिस्कशन कर रहे हैं। तेलंगाना के अंदर हम मजबूती से आएंगे, तेलंगाना के अंदर हम मजबूती से आएंगे। मैं कह रहा हूँ 3 स्टेट नहीं आती, होता त्यागेंगे इसी चैनल पे। अगर नहीं, हर्षप्रीत जी, और दूसरी बात ये है कि अगर नहीं आ रही होती, नहीं अगर नहीं आ रही, सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, जा रही है तो चलिए, अरे सुन तो लीजिए, अगर नहीं आ रही होती तो आप ऐसी बेतुकी बातें थोड़ी कर रहे होते। आप ये डिस्कशन कर रहे होते कि भविष्य में हम क्या करने वाले हैं। आपने लगभग 35 मिनट खराब किए। मैं आपसे बोल रहा हूँ इसकी वजह, देखिए नहीं ओवर, मेरे को, मैं ना बीच में आपके बोला नहीं, आपने क्या आपने ये सोचा, दोबारा बोलिए, चलो दोबारा बोलो, मैं सुन नहीं पाया। 3 स्टेट अगर नहीं आती, ओहदा इसी चैनल पे आकर के त्यागेंगे। अगर बड़े कॉन्फिडेंस से आप जैसे बात कर रहे थे, ये भी आप भी कह दीजिए, ये बात भी कह दीजिए। नहीं हम तो नहीं कह रहे, अभी तो एग्जिट पोल ही बता रहे हैं कि आप हर जगह से गायब हो गए। अभी तो एग्जिट पोल बता रहे हैं। मेरे को एग्जिट पोल पे आपत्ति तो इस बात पे है, एग्जिट पोल पे आपत्ति, अरे यार मैं देखिए आपकी, हर्षप्रीत जी मैं बीच में नहीं बोला, संयम रखिए थोड़ा सा, धैर्य, अरे धैर्य रखिए सर, रुकिए ना हर्षप्रीत जी। नहीं इतने आपको मासूम कह दिया राजकिशोर जी ने, तो अब आप मासूमियत से सबके बीच में बोलेंगे, ये तो ठीक नहीं होगा। हर्षप्रीत भाई, अरे सुन तो लीजिए, राजीव जी को बोलने दीजिए, जवाब दीजिएगा। अच्छा रुकिए। नहीं मैं तो हर्षप्रीत भाई, मैं पहले सोच रहा था शायद थोड़े बहुत आप कहीं पे स्टैंड कर रहे होंगे, लेकिन आपके बौखलाहट ने बता दिया, हम तो गलतफहमी में थे, मतलब आप और बुरे हालात में जाने वाले हैं। देखिए दूरदर्शन में डीडी न्यूज पे भाई, सुन तो लीजिए, डीडी न्यूज पे डिबेट ऐसे होती है कि जब एक व्यक्ति बोलता है तो दूसरा बीच में इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन आप पता नहीं क्यों आज या तो आपको बोल के भेजा है कि आपने डिबेट का सत्यानाश करना है, कुछ भी कोई लॉजिकल बात नहीं करनी है। अरे आपके राज्य हैं, राजस्थान आपका राज्य था, बोलिए तो सही कि हाँ हम जीत सकते हैं। आपका एक भी प्रवक्ता एक भी चैनल पर यह बात क्लेम नहीं कर रहा कि हम राजस्थान में अपनी सरकार बनाएंगे। मध्य प्रदेश में आप सरेंडर करके बैठे हैं, छत्तीसगढ़ में तो अभी सुन तो लीजिए, छत्तीसगढ़ में तो तसला उठाए सिर पर 1300 करोड़ रुपए लेकर के घूम रहे हैं। तो आप ये सोचिए, अब आपके लॉजिक जो है ना वो खत्म होते जा रहे हैं। अरे आपके लॉजिक खत्म हो रहे हैं। एक मिनट, ये किस तरह से डिबेट चल रही है हर्षप्रीत जी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। देखिए अशोक यादव, पीयूष जोशी, राजकिशोर तिवारी जी, सब लोग आराम से बैठे अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, अपनी बारी का सर इंतजार कर रहे हैं सब, और आप हैं, आप और किसी को बोलने नहीं देना चाहते। मैं पिछले 3 दिन से देख रही हूँ, पिछले 3 दिन से जितने भी कांग्रेस के प्रवक्ता शो में आ रहे हैं, उन सब ने ये तरीका पता नहीं क्यों अपना लिया है कि हर किसी के बीच में बोलना है। ये कोई नई स्ट्रेटेजी है क्या कांग्रेस पार्टी की? एक सवाल पूछा था 3 दफा, आपने तो मुझे सवाल पूछ लिया, मेरा सवालों को कोट नहीं आपने किया, तो अगर मैं चलो दोबारा पूछो, आप दोबारा सवाल सीधे सुनाई दे रही है और वो लगातार उस पर जवाब दे रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं पूरे शो में आप ही के सवाल को मैं रिपीट करती रहूं? नहीं, एक दफा तो कीजिए, जैसे जेटली साहब, आपकी बात उन्होंने सुन ली और उन्होंने जवाब दे दिया। राजीव जेटली दीजिए जवाब। चलिए रुकिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किस बारे में सवाल पूछ रहे हैं। उनका सवाल है कि आपने कहा 3 राज्यों में बीजेपी आ रही है, अगर 3 राज्यों में नहीं आई तो क्या आप अपना पद त्याग देंगे?
ले लीजिए मेरा पद, हमें तो मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है और आपका कुछ जाता नहीं है। राहुल गांधी से बोलेंगे वो तब कुछ भी बोलेंगे तो उनके पास तो कुछ है नहीं ले दे करके। अरे मेरा पद है, हम तो कॉन्फिडेंट है कि हमें पता है भारतीय जनता पार्टी आ रही है। अब मेरा पद मत छीनिए, आप अशोक गहलोत जी का पद बचाइए, आप सचिन पायलट का बचाइए, आप बघेल साहब का बचाइए, आप कमलनाथ जी का बचाइए, आप अपने नेताओं को बचाइए, राहुल गांधी जी को डिफेंड करिए कि आप भी स्टैंड कर जाए, कहीं ना कहीं आपके बारे में भी हम गंभीरता से चर्चा कर पाए किसी चैनल पर जाकर के। लेकिन राहुल गांधी जी पर गंभीरता से चर्चा ना करना अपने आप में बता देता है कि आपको अपने ही नेता के ऊपर विश्वास नहीं है। तो मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए राजस्थान के अंदर भी आप अगर हम चर्चा करें कि हम क्यों जीत रहे हैं, देखिए राजस्थान का किसान हरियाणा में जाकर के बाजरा बेचता है, राजस्थान की सरकार उनसे बाजरा नहीं खरीदती है। छत्तीसगढ़ के अंदर मैंने आपको हालात बताई दिए किस तरीके के। कमलनाथ जी के ऊपर तो इनको खुद को विश्वास नहीं, क्योंकि जैसे ही कमलनाथ जी का नाम आता है कहीं ना कहीं साथ में भ्रष्टाचार जुड़ जाता है, उनके रिश्तेदारों के साथ भी जुड़ जाता है। और तो और इनकी अकाउंटेबिलिटी तो अपनी सीनियर लीडरशिप के प्रति भी। रोकूंगी मैं, हमें सीधे यहाँ से दुबई चलना होगा जहाँ पे कि प्रेसिडेंसी सेशन ऑन ट्रांसफॉर्मिंग क्लाइमेट फाइनेंस, इसको लेकर प्रधानमंत्री शिरकत कर रहे हैं और हम आपको जरा सीधे लिए चलते हैं दुबई और उसके बाद हम तुरंत लौटेंगे, आप सभी रुकिएगा। अपनी G20 अध्यक्षता में भारत ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज, इन दोनों विषयों को बहुत ही प्राथमिकता दी है। हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर को अपनी अध्यक्षता का आधार बनाया और साझा प्रयासों से कई विषयों पर सहमति बनाने में भी सफलता पाई। फ्रेंड्स, हम अब सभी जानते हैं कि भारत सहित ग्लोबल साउथ के तमाम देशों की क्लाइमेट चेंज में भूमिका बहुत कम रही है, पर क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभाव उन पर कहीं अधिक है। संसाधनों की कमी के बावजूद ये देश क्लाइमेट एक्शन के लिए प्रतिबद्ध है। ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्लाइमेट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी बहुत ही जरूरी है। ग्लोबल साउथ के देशों की अपेक्षा है कि क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने के लिए विकसित देश उनकी अधिक से अधिक मदद करें। ये स्वाभाविक भी है और न्यायोचित भी है। फ्रेंड्स, G20 में इसे लेकर सहमति बनी है कि क्लाइमेट एक्शन के लिए 2030 तक कई ट्रिलियन डॉलर क्लाइमेट फाइनेंस की आवश्यकता है। ऐसा क्लाइमेट फाइनेंस जो अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो और एफोर्डेबल हो। मुझे आशा है कि यूएई के क्लाइमेट फाइनेंस फ्रेमवर्क इनिशिएटिव से इस दिशा में बल मिलेगा। कल हुई लॉस एंड डैमेज फंड को ऑपरेशनलाइज करने के ऐतिहासिक निर्णय का भारत स्वागत करता है। इससे COP28 समिट में नई आशार का संचार हुआ है। हम उम्मीद करते हैं COP समिट से क्लाइमेट फाइनेंस से जुड़े अन्य विषयों पर भी ठोस परिणाम निकलेंगे। पहला, COP28 में न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस पर वास्तविक प्रगति होगी। दूसरा, ग्रीन क्लाइमेट फंड और एडप्शन फंड में कमी नहीं होने दी जाएगी।
इस फंड की त्वरित भरपाई की जाएगी। तीसरा, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स विकास के साथ साथ क्लाइमेट एक्शन के लिए भी अफोर्डेबल फाइनेंस उपलब्ध कराएंगे। और चौथा, विकसित देश 2050 से पहले अपना कार्बन फुटप्रिंट जरूर खत्म करेंगे। मैं यूएई द्वारा क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट सब फंड स्थापित करने की घोषणा का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस दौरान अभी आपने देखा कि क्लाइमेट चेंज को लेकर जो कदम उठाए गए हैं उन सब के बारे में प्रधानमंत्री जानकारी दे रहे थे और संबोधित कर रहे थे। चलिए वापस लौटते हैं, हम अपने मेहमानों का रुख करते हैं। और इससे पहले जिस बात को लेकर चर्चा चल रही थी, मैं जरा उसी को लेकर वापस आऊंगी। अर्शप्रीत जी, जवाब आपने सुन लिया होगा राजीव जेटली जी से, लेकिन अशोक यादव जी और पीयूष जोशी जी, क्विक रिएक्शन आपके पास आऊं। सोशल मीडिया पर जो बात चल रही है अर्शप्रीत जी, बहुत अच्छा लगा आपने, क्योंकि आज बहुत अहम मुद्दे उठाए कि किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा होनी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा पर किस तरह से राहुल गांधी को उसका समर्थन मिला और उससे फायदा मिला, लेकिन जो सोशल मीडिया है वो सिर्फ और सिर्फ अडानी पर क्यों लगा हुआ है। और आज भी प्रधानमंत्री के सूट कितने के होते हैं, चश्मा कितने का होता है, उस पर डिबेट चल रही है सोशल मीडिया पर। आपको लगता है चुनाव में अगर जनता वोट दे रही है कांग्रेस पार्टी को, वो तो विकास और आपके मुद्दों पर दे रही है ना? ये मुद्दा क्या है अर्शप्रीत जी? ये स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत है क्या कांग्रेस को अपनी? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, ऐसा अगर स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत होती ना तो भारतीय जनता पार्टी को मुक्त ना किया होता कर्नाटक और हिमाचल में, जैसे वहां पे मुक्त किया है। वो क्वार्टर फाइनल था, ये सेमीफाइनल है। यहाँ पे मेजॉरिटी स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी और इसके बाद 2024 में भी आप सेम चीज देखेंगे, इतिहास दोहराते हुए। दूसरी बात, जहां तक आपका सवाल कंसर्न है सोशल मीडिया को लेकर के, सोशल मीडिया पे लोग क्या कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है। ये जो आपने दो मुद्दे बताए कि सोशल मीडिया पे इसकी बहुत चर्चा है, मोदी साहब ने क्या पहना है, कितने का सूट है, ये है वो है, अडानी साहब पे सवाल उठ रहे हैं और हो रहा है, ये लोग कर रहे हैं। ये देश के लोगों के मुद्दे बन चुके हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब ही नहीं होता है इनपे। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी को एक चीज तो भाई मेरे पास वक्त नहीं है। अब ये बिना बात के डिबेट जो है ना, इन लॉजिकल बातों पर बात करने का मतलब नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी है, ये इसका हैंडल है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया हेड कौन है वो भी मैं बता सकती हूँ। बताऊं क्या अर्शप्रीत जी? अपनी पार्टी के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाकर आया कीजिए ना प्लीज। ये कांग्रेस पार्टी का हैंडल है या किसी और का, लोगों का है? लोगों के द्वारा इस पर लोगों के द्वारा चल रहा है क्या ये हैंडल? एक सिंपल सवाल आपने पूछा, आप उसको भी डाइवर्ट कर रहे हैं सर। ऐसे नहीं होता ना अर्शप्रीत। नहीं, प्लीज डाइवर्ट मत कीजिए। राजा का शौक, ये कौन लोग हैं? कांग्रेस शौक बड़ी चीज है। ये कौन लोग हैं? लोगों ने अपने नाम के आगे कांग्रेस पार्टी का हाथ, अरे सर उठा रहे हैं, दिखाइए। कभी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इंडेक्स को उठा लीजिए, कभी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को उठा करके देख लीजिए। ओके, इंडिया का रैंक क्या आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की गवर्नेंस की वजह से। और दूसरी बात, एक और चीज ठीक है, तिवारी साहब ने एक बात की थी, मैं जरा तिवारी साहब पर मैं दोबारा आती हूँ, लेकिन आप इस मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? ना सरकार में है ना पार्लियामेंट में। अडवाणी साहब कहाँ चले गए? बता तो दे। यात्रा की बात करें तो उनकी तिवारी साहब बता दे, जेटली साहब बता दे। अगर यात्रा निकाली है, अगर लोगों के लिए कुछ अच्छा किया है, तो आज पार्लियामेंट में होते, सरकार में होते, मिनिस्ट्री होती, कहीं ओहदे पे होते, क्यों नहीं? अर्शप्रीत जी, लाल कृष्ण आडवाणी की एक एज है, हर किसी की एक एज होती है लाइफ में रहने के लिए, पब्लिक लाइफ में। और आपकी पार्टी के भी फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अब आप तिवारी जी बता दीजिए। चलिए, मुझे लगता है अर्शदीप जी, चूंकि आपने मुझसे सवाल पूछा है, देखिए मुझे नहीं लगता कि ये आपकी पार्टी तय करेगी कि आपकी पार्टी में कौन कहां जाएगा, ये राजीव जी की पार्टी तय करेगी। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ऐसे सवाल पूछा जा सकता है कि पंडित जनार्दन द्विवेदी आज की तारीख में कहां हैं, ऐसे तमाम सवाल पूछे जा सकते हैं। ये हर एक की अपनी एक आयु होती है, एक शरीर का अपना सीमा है, धर्म है, ये पार्टियां आपकी तय करेंगी, इसमें मुझे नहीं पड़ना। बाकी यात्राएं
कभी इंदिरा जी ने भी कभी कोई यात्रा की, वाईएसआर साहब ने भी यात्रा की, वाईएसआर साहब शरीर से नहीं है तो वो कैसे यात्रा करेंगे? अब इस तरीके के सवाल तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो ये समझ में आया था कि कांग्रेस ने एक अच्छे खासे प्रवक्ताओं की फौज खड़ी की है, काफी होमवर्क कर रहे हैं। मैं तमाम लोग को जानता रहा हूँ, जनार्दन द्विवेदी जिस समय मीडिया विभाग के इंचार्ज होते थे, अजय माकन होते थे, रणदीप सुरजेवाला होते थे, अभी सुप्रिया सिन्हा जी, पवन खेड़ा जी, सब लोग हैं, जयराम जी भी है। लेकिन उसके बाद मुझे समझ में नहीं आता कि इस तरीके की जो हल्की बातें जो है ये क्यों की जा रही। एक सेकंड अर्शदीप जी आपने सवाल पूछा है, सवाल पूछा, जवाब दीजिए। अर्शदीप जी सवाल पूछ लीजिए, सवाल पूछा है तो लीजिए। एक सेकंड सुनिए, नहीं सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपने मुझसे सवाल पूछा है लोग कहां पर हैं, तो सवाल बहुत से पूछे जा सकते हैं कि तमाम लोग कांग्रेस के कहां चले गए, उनको तो मार्गदर्शक मंडल में, अभी मैंने एक फोटो देखी थी जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोग गए हुए थे लालकृष्ण आडवाणी के यहां पर। लेकिन अब ये सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये सवाल अगर आप पूछ लिया जाए कि तिवारी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, तिवारी साहब बीजेपी के प्रवक्ता की जरूरत नहीं है आप अर्शदीप जी अपनी माइंड योर लैंग्वेज, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। आपने सवाल पूछा नहीं, आप पर्सनल आप हुए, अर्शप्रीत पर्सनल हुए, आप बहुत पर्सनल हुए, आप ऐसा नहीं किया जाता है। अगर वो आपकी पार्टी का कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं, नहीं मैंने सब पर बात की है, पर्सनल टिप्पणी मैंने कोई नहीं की है, कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं की। व्यक्तिगत टिप्पणी मैं पूछ रहा हूँ, मार्केट में मिलते हैं हमें वो सामान खरीदते हुए, लेकिन कांग्रेस का कोई भी नुमाइंदा उनके साथ दिखाई नहीं देता। दरअसल इनको इतिहास नहीं पता है, रीमा जी, मैं एक मिनट बोले, दरअसल इनको इतिहास नहीं पता है। तिवारी साहब, आपको अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा बाकी लीडर्स नहीं दिख रहे हैं तो इसमें हमारी दिक्कत नहीं है पत्रकारों की। सर पत्रकारों को आप इस तरह टारगेट ना करें। राजीव जेटली अंत में। चलिए मेरे पास समय नहीं है अर्शप्रीत जी आपके साथ बहस करने का। पर्सनल बात की आपने, पर्सनल बात क्या की उन्होंने? एक सेकंड मुझे बताइए ना, कौन सी पर्सनल बात की, कौन सी पर्सनल बात की? तो उनको मुश्किल हुई? नहीं मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई, मुझे मुश्किल नहीं होती। आप मुझे कोई नहीं, पर्सनल टिप्पणी तो आप व्यक्तिगत कर रहे हैं, आपको तो कोई टिप्पणी नहीं की मैंने। आप रिसर्च करके अगर इस पे बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आपको पता होता कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी किस तरीके से काम करी थी, कांग्रेस का इतिहास। क्योंकि आपने सवाल पूछा कि आडवाणी जी क्या कर रहे हैं, अब आडवाणी जी क्या कर रहे हैं ये आपको पूछना पड़ेगा राजीव जेटली से। लेकिन जो मेरी समझ आ रही थी तो मैंने आपसे जनार्दन द्विवेदी कहा है तो उसका जवाब नहीं आया, फिर मेरा गए, मुझे उससे क्या लेना देना। चलो मैं तो आज इनकी तारीफ करूंगा, इन्होंने बहुत अच्छा वक्त निकाला, 1 घंटे का लगभग, और बचते बचाते ना इन्होंने चर्चा करी मध्य प्रदेश की, ना राजस्थान की, ना छत्तीसगढ़ की। कोई भी बात करके अपना वक्त निकाला, ये भी एक काबिलियत होती है। अर्शप्रीत जी की तारीफ है इस बात के लिए। पीयूष जोशी जी, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि 2024 का चुनाव बहुत व्यवस्थित तरीके से लड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो खामियां हैं, जो फेलियर्स है, वो बता के लड़ा जाएगा, और एक फ्यूचरिस्टिक विजन जो है 21वीं शताब्दी में किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौतियां। सर डिबेट कहां पहुंच गई, आप कहां रुके हुए हो पीयूष जोशी? उसको देखिए 2024 का चुनाव लड़ा डिबेट कहां से कहां पहुंच गई। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते मैं अर्शप्रीत जी बहुत ही विनम्रता के साथ मैं आपसे यही कहूंगी कि ये जो ट्रेंड चल रहा है ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये ट्रेंड मुझे ऐसा लगता है 26-27 साल की पत्रकारिता में ये ट्रेंड चलाना ठीक नहीं है कि अगर आपके पास आपका कच्चा चिट्ठा खोला जाए और इतिहास याद दिलाया जाए तो आप पत्रकारों को जो टारगेट करने लगे हैं अर्शप्रीत जी, आपको शायद अभी इतना समय नहीं हुआ पार्टी में जितना समय उनको कवर करते हुए हो गया पार्टी को। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान आज 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़े। और अब क्योंकि आज शुक्रवार है और रविवार को अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और इसीलिए हमारी कोशिश थी कि आज हम इस बात को लेकर चर्चा करें कि एग्जिट पोल तो एक तरफ है, क्योंकि हमने नहीं कराया कोई एग्जिट पोल डीडी न्यूज ने, लेकिन उसके बीच में जो राजनीति शुरू हो गई है और जिस तरीके से नेम कॉलिंग शुरू हो गई है उसका असर कितना अब परसों के बाद पड़ने वाला है। तो चलिए रविवार को सुबह 7 बजे से डीडी न्यूज से जुड़िएगा और सटीक खबरों के लिए ही नहीं बल्कि सटीक आंकड़ों के लिए भी, अगर आपको देखने हैं सटीक आंकड़े तो जुड़िएगा सुबह 7 बजे डीडी न्यूज के साथ। चलिए 5 की पंचायत में आज इतना ही। रविवार को हम एक खास शो लेकर आएंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।